आई बिलीव वर्कबुक होगी आप सभी के पास। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले इशू से। इंडिया जॉब क्राइसिस। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। ये इशू मैंने क्यों उठाया? बिकॉज न्यूज़पेपर्स में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट लास्ट 15 डेज से एडिटोरियल पेज पे ये टॉपिक डोमिनेट कर रहा है। मैंने लगभग 9 डिफरेंट एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स का पढ़ के आपके लिए ये एक पूरा इशू एक स्पेसिफिक प्लेस पे कर दिया है। तो आपको अलग अलग जगहों को अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस जहाँ पर ये डायरेक्टली रिलेटेड है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सिलेबस का टॉपिक है हमारे। जिस टॉपिक से ये डायरेक्टली रिलेटेड है डिबेट पूरा। इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मेंस में पेपर 3 का टॉपिक है हमारे। इशू क्या है, इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ में क्या बात चर्चा की गई। डिफरेंट आर्टिकल्स पहली बात तो ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इंडिया में देखने को मिल रहा है उसके बाद भी इंडिया में जॉब क्राइसिस है। मेजोरिटी आर्टिकल्स ये पॉइंट आउट करते हैं ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ के बाद पहली बात तो जॉब क्राइसिस है। वो ये कहते हैं कि भाई हो क्या रहा है इंडिया के अंदर कि ये जो जॉब क्राइसिस है ये आज की डेट में विजिबल किन किन फैक्टर्स की वजह से है। ये विजिबल है पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा से। ये विजिबल है आज की डेट में। दूसरा पॉइंट देखिए जो इम्पोर्टेंटली हाईलाइट किया गया, गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया। सरकारी एग्जामों में जितने फॉर्म भरे जाते हैं, और ये डेटा आता है न्यूज़पेपर्स में। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, 4 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, 3 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया। इस प्रकार का डेटा आपने कई बार सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में आता है। दिस इज व्हाट वाज हाईलाइटेड। थर्ड पॉइंट दे हाईलाइटेड वाज इसके साथ साथ डिफिकल्टीज इन सीकिंग सूटेबल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये पॉइंट जो है थर्ड वाला, डिफिकल्टी इन सीकिंग सूटेबल एम्प्लॉयमेंट, मीन्स टू थिंग्स। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी मुश्किल है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी मुश्किल है। तो मेजोरिटी आर्टिकल्स ने इस प्रकार से डिबेट को चालू किया। पूरे डिबेट का बेसिस देखो आप क्या है। बेसिस ये है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। नन ऑफ द आर्टिकल्स आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग। दिस इज इनफैक्ट अ अदर पैराडॉक्स कि एक सोसाइटी में जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी सोसाइटी में जॉब क्राइसिस है। और जॉब क्राइसिस के ये ट्रिगर्स हमने देखे नीचे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि ये आर्टिकल साथ में ये भी एम्फोसाइज करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके कुछ और ट्रिगर्स भी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के आने से एक डिबेट सोसाइटी में चल रहा है कि जॉब क्राइसिस एंड जॉब लॉस होगा। दूसरा यहाँ पर बात हो रही है ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन, चीज़ों को आप ऑटोमेटिकली कर देते हो जिसके लिए मैनुअल लेबर की अब आवश्यकता नहीं है। और तीसरा यहाँ पर आ रहा है खास करके फ्यूचर ऑफ वर्क इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। अलग अलग स्ट्रीम्स में किस प्रकार का वर्क का फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं रेज किया जा रहा है। फिर आर्टिकल्स जितने भी हैं
वो ये पॉइंट को एम्फोसाइज करने के बाद फिर बोलते हैं कि भाई अगर हम इंडिया की जर्नी को देखें और इस इंडिया की जर्नी को कंपेयर करें हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, तो यहाँ पर एक फर्क दिखता है। फर्क क्या दिखता है? इंडिया में इनिशियली पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। जब हम इंडिपेंडेंट हुए बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते थे। साउथ ईस्ट एशिया में भी क्या होता था, बहुत सारे लोग जो है इनिशियली खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम था। पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की इनिशियल लेवल पर हमेशा एग्रेरियन होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यहाँ पर आई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से निकाल के मैन्युफैक्चरिंग में डाला। पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग में डाला। मैन्युफैक्चरिंग में डाला का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि दो चीजें होती हैं। पहला, आप इंडस्ट्री लगाते हो। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अपनी हिस्ट्री में क्या किया, उन्होंने पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में थी उसको निकालने के लिए अपनी कंट्रीज में इंडस्ट्रीज लगाई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। अब जब उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई तो ग्रेजुअली क्या है, एक इंडस्ट्रियल क्लास क्रिएट हुआ। और एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन को इंडस्ट्री में लाने के लिए, एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन को इंडस्ट्री में लाने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने इस एग्रीकल्चर वाली पॉपुलेशन को स्किल्स दिए। फर्क देखो, पहले आपने इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगा के साथ साथ आपने जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी उसको स्किल्स दिए, जिससे कि वो पॉपुलेशन इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है जी। अब इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में कुछ ऐसा उल्टा हुआ। एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन थी, ये रूरल एरिया में थी। पॉपुलेशन अर्बन एरिया में भी थी, ये नॉन एग्रीकल्चर की थी। इंडिया ने क्या किया, ये अर्बन पॉपुलेशन जो नॉन एग्रीकल्चर में थी इनको एजुकेशन दी, इनको स्किल्स दिए। लेकिन इंडिया ने अर्बन एरियाज में एजुकेशन और स्किल पॉपुलेशन को जो नॉन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी वो तो दे दिए, लेकिन अर्बन एरियाज में पहली बात तो इंडस्ट्री लगी नहीं। तो ये मेजोरिटी एजुकेटेड स्किल्ड पॉपुलेशन ने क्या किया इंडिया में अर्बन एरियाज में, इन्होंने पहले तो जाकर गवर्नमेंट एग्जाम्स को पकड़ा। इसीलिए आज से 20 30 40 साल पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स यूज्ड टू बी द डोमिनेंट एरिया ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में देखो क्या हुआ, जहां पर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी वहां पर हमने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया, एग्रीकल्चर को रेमुनरेटिव बनाया। रेमुनरेटिव मतलब कि एग्रीकल्चर में प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज हो, जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं वो और अच्छा एग्रीकल्चर करें। तो हुआ क्या सर? हुआ ये इंडिया में, अब आप देखो ध्यान से, कि इंडिया में जब हमने अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस लाए, मैं अभी चेंजेस वर्ड ही बोल रहा हूँ, 1990s में, मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करूंगा, खास करके न्यू कमर्स जिनको कोई आइडिया नहीं है, एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। 1990s में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में चेंजेस लाए, तब देखो चेंजेस लाने से सबसे पहला क्या हुआ। पहला चेंज इंडिया ने ये लिया कि इंडिया ने सर्विसेज सेक्टर को बढ़ावा दिया। अब देखो इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर गायब था, मैन्युफैक्चरिंग था ही नहीं। हमने एग्रीकल्चर पकड़ा, अर्बन एरिया में हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स और एजुकेशन और स्किल्स पकड़े, इंडस्ट्री की चर्चा ही नहीं हुई। साउथ ईस्ट एशिया में ये एक ब्रिज था इंडस्ट्री बीच में, यहाँ नहीं था। दूसरा क्या हुआ जी, इकोनॉमी में चेंजेस हुए, चेंजेस की वजह से सर्विस सेक्टर बढ़ गया। जैसे ही चेंजेस इकोनॉमी में हुए जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर बढ़ा, ये जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन थी एजुकेटेड प्लस स्किल वाली, ये सर्विस सेक्टर में आ गई। एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रूरल पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ही रही, एग्रीकल्चर में ही रही। मिसिंग क्या हो गया? पॉपुलेशन इन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि एग्रीकल्चर वाली कभी इंडस्ट्री में जा नहीं पाई, एग्रीकल्चर वाली कभी सर्विसेज में आ नहीं पाई, एग्रीकल्चर वाली एग्रीकल्चर में रह गई। अर्बन एरिया वाली एग्रीकल्चर के लिए बनी नहीं थी, अर्बन एरिया वाली के लिए इंडस्ट्री थी नहीं। अर्बन एरिया वाली ने जब सर्विसेज देखी उसने अपॉर्चुनिटी ले ली।
पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बस सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड ही होगी ना। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्किल होना चाहिए। अब जब इंडिया ने देखा कि सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सर्विस सेक्टर में आने लग गए, सर्विस सेक्टर में एक सैचुरेशन आ गया। अच्छा, सर्विसेज भी क्या है बेटा कि आप जानते हो कि इवॉल्व करती हैं, इवॉल्व होती हैं, सर्विसेज भी सेम तो रहती नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया सर, लास्ट ईयर मैं भी करंट अफेयर पढ़ा रहा था। करंट अफेयर में मेरा ऑब्जेक्टिव होता था इन्फॉर्मेशन देना। अब ये मेरे लिए भी एक सर्विस चेंज हो गई, क्योंकि अभी करंट अफेयर में यूपीएससी प्रीलिम ने 2026 में एक नया ट्रेंड दिखा दिया। अब हमारे को इस ट्रेंड के हिसाब से चेंज करना है, नहीं करेंगे तो हम आउट हो जाएंगे। तो सर्विस सेक्टर इज इवॉल्विंग। अच्छा, अब सर्विस सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्किल इवॉल्व नहीं हो रहा था। तो सर्विस सेक्टर में भी हमने क्या बोला, सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन आ गया। और जब सर्विस सेक्टर में सैचुरेशन आया, एक चीज तो क्लियर हो गई सर, कि इंडिया के पास यूथ पॉपुलेशन थी, जो आज भी है, लेकिन इसके पास अब स्किल नहीं है, इम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। इस रीजन से अब ये सर्विस सेक्टर में नहीं जा पा रहा। इस रीजन से इंडिया का जो ये यूथ है, जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये दो शब्द हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है पॉपुलेशन, डिविडेंड का मतलब होता है समथिंग विच इज पॉजिटिव। कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर करके देती है। तो डिविडेंड यहां पर क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द यूथ। यूथ का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? यूथ का पॉजिटिव एस्पेक्ट यूथ है, कि हमारे पास यूथ है। यूथ के पास प्रॉब्लम क्या है? स्किल नहीं है, इंप्लॉयबिलिटी नहीं है, दोनों चीजें नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एआई, ऑटोमेशन आ रहा है, जो और स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। और ये जो स्ट्रेस होगा ना सर, यूथ के पास स्किल ना होना, एम्प्लॉयबिलिटी ना होना, एआई ऑटोमेशन की वजह से स्ट्रेस होना, इन सब चीजों का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, आपकी ओवरऑल कंजम्पशन डिक्रीज होगी। ये पॉइंट समझ में आया? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप मार्केट में खर्चोगे क्या? मार्केट में जब आप जाके कोई चीज खरीदते हो, उसको कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन अगर होगी तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर मार्केट में लोग जाकर चीजें डिमांड करेंगे, तभी तो मार्केट के लोग उस चीज को सप्लाई करेंगे। जब डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। और डिमांड कम क्यों होगी? क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है। और नौकरी ना होने की वजह से क्या है, कि नौकरी नहीं होगी तो आपके पास इनकम नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा होगा, इनकम लोगों के हाथ में उतनी कम होगी। इनकम जितनी कम होगी, कंजम्पशन उतना कम होगा। कंजम्पशन जितना कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्लाइन करेगा। आप चीज को समझ में आई ये चीज पूरी? ये साइकिल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये प्रॉब्लम कहाँ आती है और कैसे आती है? अब देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है एक, ये बार बार बोलता है कि भैया प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि सर लोगों को स्किल दो, लोगों को ऐसा स्किल दो जिसको प्राप्त करते ही लोगों के पास एक नौकरी हो। सिमिलरली, यहाँ पर एक आर्थर ओकुन नाम का एक इकोनॉमिस्ट है, आज की डेट में सबसे ज्यादा हिट चल रहा है मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे, आर्थर ओकुन। आर्थर ओकुन कहता है कि सर, जब तक कोई कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ करके
जॉब्स नहीं क्रिएट करेगी, तब तक वो ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ कहलाएगी। और कितनी लॉजिकल बात है, इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। आर्थर ओकुन क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, पर इकोनॉमिक ग्रोथ से जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। इंडिया में क्या हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हमने क्या बोला, जॉब्स क्रिएट नहीं होगी। तो आर्थर ओकुन के हिसाब से इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, ये डिबेट है, ये इशू है जो न्यूज में चल रहा है। ये थॉट प्रोसेस आपको क्लियर हो गया जी। अब इस थॉट प्रोसेस को अब हम यूपीएससी के नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला इन्फ्रेंस इस पूरे डिबेट में क्या निकलता है, सबसे पहला इन्फ्रेंस ये निकलता है, अगर मैं बोलूं कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ इज नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ये पॉइंट आपको समझ आया, अगर मैं ये पॉइंट बोलूं। हमने पूरे डिबेट में क्या पढ़ने की कोशिश करी, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहेगा, पर इकोनॉमिक ग्रोथ इज नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। बेटा अब यूपीएससी ने प्रीलिम्स में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने हैं। देखो ये इशू न्यूज में, करंट अफेयर में। अब आप इसको न्यूज का इशू कह लो या आप इसको इकोनॉमिक्स का इशू कह लो, चॉइस आपका है, क्वेश्चन ऐसा आएगा। पर आपने अगर ये थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं करा, तो आप अगले साल प्रीलिम में पक्का निपटो। इस साल मैंने आपको इसीलिए बोला सर, पूरा करंट अफेयर हमने इसी तरीके से पढ़ना है, हर इशू को ऐसे ही एनालाइज करना है। इशू न्यूज में क्या है, क्या इन्फ्लुएंसेस अब निकल रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं ये पॉइंट बोलूं कि इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज कंडीशनल, सर ये यूपीएससी अगर स्टेटमेंट दे दे तो ये आपको समझ आ रहा है, व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड कंडीशनल। मैंने ये शब्द का प्रयोग क्यों किया, डिबेट में देखो मैंने क्या बात की थी। मैंने आपको बोला कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड के पास यूथ के पास स्किल नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, एआई ऑटोमेशन की वजह से स्ट्रेस है। ये पॉइंट हमने चर्चा की थी। इसका मतलब क्या है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कंडीशनल है। कंडीशनल मैंने क्यों बोला, कंडीशनल मैंने इसलिए बोला कि बेटा यहाँ पर कंडीशनल का मतलब ये है कि मियरली डेमोग्राफिक डिविडेंड होना इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। पॉइंट समझ आ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का होने से ही सिर्फ ढिंडोरा पीटने से नहीं होगा कि अब तो जी हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम तो आगे बढ़ेंगे सर। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज कंडीशनल का मतलब ये है सर कि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको फायदा तब देगा जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। और इंडिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट नाउ, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इज कंडीशनल, दिस इज एन इन्फ्रेंस वी आर ड्राइंग। कंडीशनल मीन्स कि mere presence of demographic dividend does not mean economic growth. Economic growth will happen only when demographic dividend is coupled with what is called as employment opportunities. नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट है अब ये पॉइंट सर, कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। पॉइंट समझ आए, सिंपल है ये। अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी सर, तो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी तो सोसाइटी में बढ़ेगी। अच्छा अब आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, चौथा पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ तीसरे से रिलेटेड है। अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी अनएम्प्लॉयमेंट से बढ़ेगी, इसका मतलब ये है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंटल इशू नहीं है, एक सोशल इशू भी है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको?
3 और 4 लिंक करके समझो। अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ रही है सर। लेकिन यही अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का बढ़ना मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट एक डेवलपमेंटल इशू नहीं, एक सोशल इशू भी है। क्यों? हमने सोशल इशू वर्ड का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि सर अनएम्प्लॉयमेंट रिपीटेड लेवल पर होना विल कॉज स्ट्रेस। स्ट्रेस कॉज्ड हियर इज सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस कॉज्ड हियर इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कॉज्ड हियर इज व्हाट? फ्रस्ट्रेशन कॉज्ड हियर इज व्हाट? सोशल केओस। छात्र सड़क पे उतर आए, सुनते हो? एग्जाम का पेपर लीक हो गया, पेपर लीक चलो हो गया क्योंकि वो तो एक इकोसिस्टम है। पर सर छात्र सारे सड़कों पे उतर आए, सोशल केओस। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिर्फ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम नहीं है सर, एक सोशल प्रॉब्लम भी है। सोसाइटी के लेवल पर भी एक प्रॉब्लम है। अब देखो, पांचवा, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज स्ट्रक्चरल इश्यूज। ये पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया था। स्ट्रक्चरल इशू। क्या स्ट्रक्चरल इशू है? ये देखो आपके सामने। एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रूरल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में रह गई। अर्बन पॉपुलेशन के पास एजुकेशन और स्किल था, वो सर्विस सेक्टर में आ गई। एग्रीकल्चर के लिए इंडस्ट्री नहीं थी, मिसिंग थी। अर्बन वाले सर्विस सेक्टर में आके सैचुरेट कर गए। सर्विस में होने के बाद अब वो मैन्युफैक्चरिंग में जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। और सर्विस में नौकरी ना होने की वजह से एग्रीकल्चर कर नहीं सकते क्योंकि वो स्किल नहीं आता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? ये अर्बन पॉपुलेशन का एक सैचुरेशन है। और ये क्या है? स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है हमारी पूरी पॉलिसी में। देख रहे हो आप? स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पर? स्ट्रक्चरल इशू। सर ये इन्फ्रेंस है। यूपीएससी अब ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में दे दे तो आप इसके पीछे के डायनेमिक्स अब आप समझते हो। इस लेवल पर जा रही है अब यूपीएससी सर। अपने दिमाग को चेंज करो, करंट अफेयर को इस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो आप निपट जाओगे। सिक्स्थ, अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स कंजम्पशन। अभी अपन ने बोला विच विल अफेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्लियर है ये तो? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा सर? कंजम्पशन अफेक्ट होगी। कंजम्पशन के अफेक्ट होने से क्या होगा? लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अफेक्ट होंगे। और सातवां, टेक्नोलॉजिकल चेंज विल इन्फ्लुएंस लेबर आउटकम्स। विल इन्फ्लुएंस लेबर आउटकम। ये चीज समझ आई है ये नहीं आई? एआई आ गया, ऑटोमेशन आ गया। एआई और ऑटोमेशन आने की वजह से क्या होगा सर? अगर आपके पॉपुलेशन के पास वो स्किल नहीं होगा तो लेबर आउटकम्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। ये 7 इन्फ्रेंसेस निकल रहे हैं यहाँ पर इस इशू से सर। इस नजरिए से सोचना है सर अब आपको। और जब हम पूरा साल करंट अफेयर इस नजरिए से पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये थिंकिंग आपके अंदर एम्बेड हो जाएगी, फिर प्रीलिम का कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। अब आगे बढ़ो। वैलिडेशन पे आते हैं हम। पूरे डिबेट में एक चीज तो क्लियर हो गई सर। जॉब क्राइसिस जो है इज बेसिकली परसिस्टेंट बिकॉज ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज तो क्लियर है। यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है जिसकी वजह से जॉब क्राइसिस है। ये स्टेटमेंट वैलिडेट कर रहा है इस इशू को जो हमने अभी समझने की कोशिश करी। दूसरा, इंडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। अभी बताया था आर्थर ओकुन।
न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स का नाम यूज हुआ है सर। प्रीलिम में नहीं पूछेगा लेकिन मेंस में लिखोगे। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, वैलिडेट कर रहा है ये जॉब क्राइसिस को। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल डोमिनेंट। अब ये पॉइंट आपको तंग करेगा क्योंकि इसके बारे में हमने चर्चा नहीं करी। फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिंपल लैंग्वेज में होता है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो बेसिकली ऐसी एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें आप पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व हो, प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें आप ना पब्लिक या ना प्राइवेट सेक्टर में हो, आप एक प्रकार के सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आप हाउसवाइफ हो सर, घर पे काम कर रहे हो। हाउसवाइफ होने के नाते आपने घर पे बिस्किट बनाए। आप लड़के हो, 3 अटेम्प्ट हो गए, घर वाले कह रहे पैसे नहीं देंगे, चौथे अटेम्प्ट से अब आपने जो है घर में ट्यूशन पढ़ानी चालू कर दी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर है, कैश ले रहे हो। ये एक सिग्निफिकेंट चंक है इंडिया की एम्प्लॉयमेंट का जिसके बारे में हम स्टडी नहीं कर पा रहे कि इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें एम्प्लॉयमेंट डेटा में, क्योंकि इसके लिए डेटा ही नहीं है। और डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास मेजर करने का डेटा कोई यार्डस्टिक नहीं है। चौथा, एग्रीकल्चर स्टिल हैज लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व। फैक्ट है ये भी। एग्रीकल्चर में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अभी भी इन्वॉल्व है। पांचवा, इंडिया हैज स्किल मिसमैच प्रॉब्लम। पॉपुलेशन है, स्किल है, फिर भी जॉब नहीं है क्योंकि स्किल जॉब के लायक नहीं है। सिक्स्थ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लो। जितनी इंडिया में लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम कर रही है उतनी विश्व लेवल पर नहीं है। ग्लोबल लेवल के जो यार्डस्टिक्स हैं वो अलग हैं, हमारे अलग हैं। सेवंथ, पब्लिक सेक्टर स्टिल रिमेन्स अट्रैक्टिव। पब्लिक सेक्टर स्टिल रिमेन्स अट्रैक्टिव, जबकि होना उल्टा चाहिए था। प्राइवेट सेक्टर शुड हैव बीन रिमेन्ड द मोस्ट अट्रैक्टिव। रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया में क्या एम्प्लॉयमेंट जहां पर भी है क्या वो यूनिफॉर्म है सर? बिल्कुल नहीं है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट है। आप अर्बन एरियाज देखो, मुंबई, पूना, बेंगलोर, ये सारी सिटीज हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट डोमिनेंट है। आप चले जाओ बोकारो, कानपुर, दरभंगा, छपरा, बंदा उठा के ले जाए यहाँ से। एम्प्लॉयमेंट छोड़ो सर, पुल उठा के ले जाते हैं, पूरा का पूरा फ्लाईओवर। नाइन्थ, सबसे इंपॉर्टेंट सर, टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन जो है इज क्रिएटिंग चैलेंजेस। एआई ऑटोमेशन के आने से क्या हो रहा है सर? इकोनॉमी में चैलेंजेस आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट वैलिडेट कर रहा है ना जॉब क्राइसिस को। चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है जो हम बोल रहे हैं सर? कि वही दिस पॉइंट की टेक्नोलॉजी आज की डेट में जिस लेवल से राइज हो रही है एआई ऑटोमेशन की, इट इज क्रिएटिंग चैलेंजेस इन द जॉब मार्केट। फिर 10th पॉइंट है यहाँ पर सर, आईएलओ के बारे में हमने चर्चा करी, आर्थर ओकन के बारे में हमने चर्चा करी। इन दोनों के पॉइंट्स में क्या निकला सर?
इन दोनों के पॉइंट से एक चीज ये निकली कि सर एम्प्लॉयमेंट जो है, इट इज अ डेवलपमेंट प्रॉब्लम। डेवलपमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि सर ये पॉलिसी प्रॉब्लम है। जिस प्रकार की पॉलिसी इंडिया ने अपना रखी है, ये पॉलिसी प्रॉब्लम है। अब आते हैं इस चीज पे कि सर अगर हम बात करें कॉन्ट्राडिक्शंस की, नंबर वन, सर इंडियाज एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स जो हैं, दे आर इनकम्प्लीट। ये पॉइंट समझ आ रहा है? इंडिया के एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स इनकम्प्लीट है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना सर, गिग वर्कर है, फ्रीलैंसर है, डिजिटल बिजनेस करता है कोई आदमी, ये सारे टाइप के लोगों का डेटा हम अभी तक फुल्ली कैप्चर नहीं कर पा रहे। फुल्ली कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो ये कहना कि इंडिया में जॉब क्राइसिस है, वो गलत हो जाएगा। हम अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आइडिया को। हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया में जॉब क्राइसिस है। हमने ये प्रीमाइस लिया। हमारा प्रीमाइस क्या था? इंडिया हैज जॉब क्राइसिस। नाउ वी आर ट्राइंग टू यूज सम पॉइंट्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इट, कि वी कांट से देयर इज अ जॉब क्राइसिस। व्हाई देयर इज नो जॉब क्राइसिस? बिकॉज इंडिया में गिग वर्कर बहुत हैं, फ्रीलैंसर बहुत हैं, डिजिटल बिजनेस वाले बहुत हैं, इनका डेटा नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि क्राइसिस सिचुएशन है। आपने कल का स्टेटमेंट सुना होगा निमोताई का। निमोताई कह रही है कि इंडिया में कोई फाइनेंशियल सुनामी नहीं आने वाली। राहुल गांधी 4 दिन पहले कहता है इंडिया में फाइनेंशियल सुनामी आने वाली है। इसीलिए वो अभी डुबकी भी लगा के आया, अभी 4 दिन पहले अंडमान में। वो कह रहा है सुनामी से पहले मैं डुबकी लगा लूं। तो वो क्या कह रहा है? राहुल गांधी बोल रहा है कुछ कि क्राइसिस है, निमोताई कह रही है क्राइसिस नहीं है। हाँ, वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, ये आज की डेट में जॉब्स क्रिएट कर रहा है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल नहीं क्रिएट कर रही। तो ये कहना कि जस्ट बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एग्रीकल्चर था, फिर एग्रीकल्चर से वो बेसिकली इस पे आए अपना, किस पे? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे, फिर इंडस्ट्री से सर्विसेज पे। तो यहाँ पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जस्ट बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज की जर्नी वैसी थी कि वो इंडस्ट्री उन्होंने बनाई पहले, इंडस्ट्री में लोगों को ऑब्जॉर्व कर लिया। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है लेकिन स्टार्टअप्स जॉब्स दे रही है। पॉइंट समझ आया आपको ये? सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट द पॉइंट बाय सेइंग कि सिर्फ इंडस्ट्री के ग्रोथ से ही ग्रोथ नहीं होगी सर, स्टार्टअप के ग्रोथ से भी ग्रोथ हो सकती है। तीसरा पॉइंट देखिए सर, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया में आज की डेट में डिजिटल पेमेंट्स, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजों ने अनरिकॉर्डेड एम्प्लॉयमेंट को ऑफिशियल किया है। भाई आज की डेट में सड़क पे खड़ा हुआ समोसा बेचने वाला, जो पहले केवल कैश में पैसा लेता था, आज की डेट में वो 10 रुपए का समोसा यूपीआई से बेच रहा है। और यूपीआई से पैसा अब वो बैंक में ले रहा है। चाहे उसके ऊपर इनकम टैक्स लाइबिलिटी ना हो, क्योंकि वो 12 लाख रुपए की जो इनकम टैक्स रेंज है उससे उसकी इनकम नीचे हो, बट द फैक्ट कि वो एक समोसे वाले की इनकम को अब आप एक कैप्चर कर पा रहे हो जो कि अनरिकॉर्डेड थी पहले, ये चीज तो हो रही है।
सो ये एक और फैक्ट है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जॉब क्राइसिस की सिचुएशन को। बेटा आज की डेट में ना ये यूपीएससी ने कॉन्ट्राडिक्टरी वाले स्टेटमेंट जो है ये बड़े टेढ़े होते हैं। इसके लिए चाहिए होती है इन डेप्थ क्लैरिटी इशू की। वरना ये स्टेटमेंट में आप मेजोरिटी केस में फंसोगे। और इस बार उन्होंने 9 क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन की। इसके लिए चाहिए बहुत एडवांस लेवल की थिंकिंग। इसीलिए कह रहा हूँ दिमाग लगाओ। चौथा पॉइंट देखो सर, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है सर वो ग्रेजुअल होती है। भाई हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। हमने कहा उन्होंने एग्रीकल्चर से पॉपुलेशन को इंडस्ट्री में लगाया। सर ये कोई ओवरनाइट थोड़ी होता है। इस पूरे प्रोसेस में कई डेकेड्स लगे हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि इंडिया की स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है अभी 2 डेकेड्स में कंप्लीट हो जाए या 3 डेकेड्स में हो जाए, ये चीज नहीं होने वाली सर। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और इंडिया अपना एक अलग तरीके से प्रोसेस अनफोल्ड कर रही है। जो हमने अभी देखा, स्टार्टअप्स हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, अनरिकॉर्डेड एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में लाने वाला काम है। तो वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस। आर प्रोसेस विल बी मोर ग्रेजुअल। पांचवा, टेक्नोलॉजी। सर आप एक पॉइंट बार बार सुनते हो। क्या सुनते हो जी? एआई आएगा, जॉब लॉस होगी। अरे भैया, एआई आएगा तो कुछ ओल्ड जॉब्स जाएंगी, लेकिन उसके बजाय कुछ न्यू जॉब्स भी तो आएंगी। पेसिमिज्म में भी ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। पेसिमिज्म में भी ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। अब जैसे कि कल की बात देखो आप। कल वो व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 60 बच्चों को रिमूव कर दिया। रिमूव करके इनको ब्लॉक कर दिया। आपके लिए तो 2027 के पेपर में 60 सीटें एक्स्ट्रा हो गई। क्योंकि ये निकम्मे जो थे, ऊट पटांग हरकतें करने वाले, इनको तो भगा दिया हमने कल। क्योंकि ये नॉन सीरियस लोग हैं। हम कह रहे हैं एआई से जॉब लॉस होगी सर। पर सर एआई से पुरानी नौकरियां जाएंगी, लेकिन नई नौकरियां भी तो आएंगी। तो एआई को उस नेगेटिव नजरिए से क्यों देखें? ये चीज हम कहने की कोशिश करें। अब कंक्लूजन्स। सबसे पहला सर, ग्रोथ गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है सर। क्लियर कट कंक्लूजन है ये। ग्रोथ इज नॉट अ गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट सर, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ये चीज समझ आई। तीसरा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, नीड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। Merely having demographic dividend is of no concern unless adequate employment opportunities are created. चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट सर, एजुकेशनल क्वालिटी will determine basically employment outcomes. एजुकेशनल क्वालिटी will determine employment outcomes. पांचवा, unemployment statistics are incomplete. हमने जो डिबेट किया अभी। छठा, टेक्नोलॉजी will determine employment policy. एआई आएगा तो सर एआई के लिए पॉलिसी चाहिए। ऑटोमेशन आएगा तो पॉलिसी चाहिए।
डिजिटाइजेशन आएगा, पॉलिसी चाहिए। सातवां, एम्प्लॉयमेंट इज अ लॉन्ग टर्म डिबेट, नॉट अ शॉर्ट टर्म इशू, नॉट अ शॉर्ट टर्म इशू, ये कह रहे हैं हम सर। ये चीज क्लियर हुई थी आपको? इस नजरिए से बेसिकली यहाँ पर आपको एनालाइज करने हैं इशूज सर। अगले 10 दिन कम से कम आपको ये आइडिया मिल जाए। ठीक है जी। चलो, शुरू करो आगे का पढ़ाई बाकी। और जो मेंटरशिप टारगेट आपको मिल गया आज का, उसको अचीव करो। करते हैं फिर मुलाकात।